नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीवीजी ब्लॉग्स पर। और आज हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हैं और कल पोला का त्यौहार मनाया है यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से सभी ग्रामीणों ने। और आज पोले के दूसरे दिन जो है, आज बारिश भी बहुत हो रही है, तो सब लोग थोड़ा सा फ्री बैठे थे, तो हमने सोचा कि चलिए भाई अब कोई चर्चा कर ली जाए। तो आज हमारे सामने ऐसे ऐसे किसान बैठे हैं जिनको 50-50 साल का अनुभव है और वो अनुभव आप लोगों से बताएंगे। और खेती किसानी में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो समस्याओं का उन्होंने सामना किया है, किस तरीके से खेती की, और कुछ बहुत सारे प्रश्न हम करेंगे इनसे, तो पूरा जो है डिटेल आपको बताएंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं भी एक किसान पुत्र हूं और बड़ा गर्व होता है हमें कि हम किसान के घर में हमने जन्म लिया, क्योंकि किसान ही जो है एक ऐसा वर्ग है जिसका योगदान सबसे ज़्यादा हमारे देश को चलाने के लिए, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसानों का है। तो मैं सभी युवाओं से भी कहूँगा कि वो भी गर्व के साथ कहे कि हम किसान पुत्र हैं। कई बार क्या होता है, शहरों में कई बच्चे शर्माते हैं कि भाई बताने में कि हम किसान के पुत्र हैं, ऐसा बताने में उनको झिझक महसूस होती है। तो ऐसा नहीं है, उनको गर्व के साथ कहना चाहिए कि हाँ, हमारे पिताजी किसान है, कृषक है, क्योंकि उन्हीं के बल पर पूरा देश चल रहा है। जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही है, जहाँ भोजन बन रहा है, जहाँ हर कोई चीज़ खाने से लेकर सुबह से लेकर शाम तक की चीज़ें, और जो दूध होता है वो भी जो है किसान के घर से जाता है। तो चलिए आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे जो दादाजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी बैठे हुए हैं और परिवार के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे और आपको बताएंगे सभी को। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे दादाजी के पास और इनसे हमारे क्वेश्चन ये है कि जय जवान और जय किसान का जो नारा है, इस नारे का थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे इसके बारे में कि कितना योगदान जो है इस नारे से मिलता है हमें। तो लो दादाजी। सब भाइयों को जयराम जी, मैं आगे जय जवान जय किसान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जय जवान और जय किसान में यही अंतर है, किसान एक ही है, जवान भी एक ही है, और किसान का बच्चा ही किसान है और जवान भी है। जब वो अपने खेती किसानी में खेत में गौपालन करता है, पहले तो हमारी धरती माता है, दूसरी हमारी जन्मदाता माता है और तीसरी भारत माता है। तो सबसे पहले हम कृषक लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे घर में एक गौ माने गैया और दूसरा तुलसी वृक्ष लगाएं। गौ सेवा करने के बाद हमें उससे जो दूध, दही, घी, मक्खन मिलता है, पौष्टिक चीज़ है, पौष्टिक आहार मिलता है, और पौष्टिक आहार खाने के बाद ही जवान तैयार होता है। जब वो जवान बनता है तो एक जवान जाता है खेती करने, दूसरा जवान जाता है सीमा के ऊपर, सीमा देश की रक्षा करने के लिए। तो जय जवान जय किसान में यही अंतर है, जवान है एक ही, जवान शब्द एक ही है, पर कार्य उसके दो है, एक सरहद के ऊपर रक्षा करने का, और दूसरा किसान जो है अपनी खेती में दिन रात गर्मी सर्दी पसीना बहाकर मेहनत करता है। उससे जो अनाज पैदा होता है उसमें कई प्रकार का तत्व रहता है, वो खाकर मतलब मेहनत करके वो बलवान बनता है। यही बलवान सरहद पे जाता है और यही बलवान खेती में काम करता है। हम लोग जब खेती करेंगे तो वही जानकारी हमें मिलेगी, और खेती के भरोसे ही पूरा देश चलता है। नाना प्रकार का अनाज, नाना प्रकार की वस्तुएं खेत से मिलती है, उन्हीं को खाकर हम जवान बनते हैं। और आगे बस इतना ही बताना चाहता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने बताया कि भाई जब किसान काम करता है और किसान जो है गौपालन करता है और उसी का दूध पीकर और उसी के जो पकवान खाकर जो है देश के लिए जवान तैयार होता है और सरहद पे जाके वो देश की रक्षा करता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। चलो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे दज्जी के पास और हम दज्जी से सवाल करेंगे कि कृषि क्षेत्र का कितना योगदान हमारे देश में है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसानों के बिना नहीं चलाई जा सकती। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी माता जन्मभूमि है और माता ही हमारी सब देने वाली हैं। गौ माता है, पृथ्वी माता है, और इसके आगे जो खेती में पैदावारी होती हैं ये सब देश भर जाती हैं और किसान बहुत मेहनत करता है। और उसके आगे पहले पुरानी खेती बैलों से होती थी, अब नई खेती टेक्निकल से होती है, इसमें अंतर है। और अनाज का जो मूल्य समर्थन है वो मिल नहीं पाता है। मैं इतना ही कहना है जी। मतलब किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि किसान नहीं होते तो आज मतलब दुनिया चल पाना मुश्किल थी, क्योंकि हमारे देश में ही कृषि नहीं होती है, अन्य देशों में भी कृषि होती है और वहाँ भी जो है किसानों के भरोसे ही जो है पूरी दुनिया चल रही है आज। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे हमारा अगला सवाल हमारे ये दज्जी से है जो कि काफ़ी एक्सपर्ट है बोलने में, और इनसे हम जानेंगे कि पहले की खेती और अब जो नए तरीके से खेती है इसमें कितना अंतर आया है, और ये बताएंगे इनका अनुभव कि इन्होंने कैसे खेती की और किस तरह से ये काम करते थे, मेहनत करते थे और बैलों से खेती करते थे। बताइए दीजिए। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, ग्राम में रहता हूँ और खेती ही करता हूँ। छोटेपन से ही खेती में कार्य करता हूँ। पहले हम गौ सेवा करके बैलों को तैयार करते थे और उसके बाद सुबह उठ के बैल 4 बजे से चरा के लाते थे, बैलों को चारा देते थे, और उसके बाद सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जोड़ते थे और खेतों में ही रोटी खाते थे। और इसके बाद फिर सुबह शाम तक फिर हम 5 बजे तक बैलों को जोड़ के खेती तैयार करते थे। गैंची फावड़ा कुदाली से खेत तैयार करते थे और इसके उपरांत बैलों से खेती करते थे। और जो उन बैलों और गायों से खाद निकलता था गोबर का, वो भी हम खेती में डालते थे, जैविक खाद बना के ही डालते थे। और उसके उपरांत फसल जो इतनी अच्छी होती थी, जो हाथ से ही मेहनत करते थे, खेतों में निदाई करते थे, हाथों से गुड़ाई करते थे, बैलों पे पानी निकाल के सिंचाई करते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आज का युग यह है कि सब मशीनों से काम हो रहा है। हम दूसरे के आश्रित हो गए हैं, बिजली के आश्रित हो गए हैं, मशीनों के आश्रित हो गए हैं। और
बैंकों के आश्रित हो गए। कारण इसका यह है कि आज की खेती में लागत ज़्यादा लग रही है और दाम कम मिल रहे हैं। दवाइयों से खेती कड़क होती जा रही है और इस दवाइयों के छींचने से अनाज में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी खराब हो रही है। ये सब खादों के जैविक का प्रयोग न करने के कारण रासायनिक खाद से ही दवाइयों को ज़्यादा यूज करना पड़ता है। यही हमारी कृषकों की हालत गंभीर होते जा रही है। कृषि आज बैंकों के आधारित हो गई है। जो बैंक का कर्ज लिया हुआ फिरता नहीं है, ऋण में दिनों दिन काश्तकार डूबता जा रहा है। इस और शासन का कोई ध्यान नहीं है। इस पर का एकत्रित होकर हमने शासन से मांग करना चाहिए। ठीक, जय भारत, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद दज्जी आपका। तो देखिए दज्जी ने बहुत सारी बातें बताई अपनी अंदर की कि भाई काफ़ी मेहनत के जरिए खेती होती है लेकिन दाम नहीं मिलते, और साथ में जो है शासन भी जो है किसानों पर ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर है, क्योंकि यही हमारे देश का आधार है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं मेरे से ज़्यादा, और तो वो सब जानते हैं कि कैसा भविष्य हमारा हो जाएगा अगर किसान खेती करना छोड़ दे। तो अकाल पड़ सकता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो सकती है। चलिए अब हम अगले किसान की ओर चलते हैं और इनसे हमारा अगला सवाल है कि सभी आजकल हर वर्ग, हर कर्मचारी आंदोलन के लिए खड़ा है कि हमें ये दे दो, हमें नौकरी दे दो, पर किसान एक ऐसा है जो आंदोलन नहीं करता। कभी कभी करता है लेकिन बीच में अभी हर बार नहीं करता वो आंदोलन, और उसकी कोई ज़्यादा मांग नहीं होती। तो मेरा ये प्रश्न है कि भाई किसान आंदोलन क्यों नहीं करते हैं, तो आप बताएंगे। अरे किसान आंदोलन कहाँ से करेंगे, किसानों के पास समय नहीं है जी। वो अगर आंदोलन करने बैठ जाए तो इधर किसानी नहीं होगी, शहरों के लोगों को दूध नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, कहाँ से खाएंगे पिएंगे वो लोग अगर किसान आंदोलन करने लग जाए तो। और शासन का इस ओर किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं है। समय पे अनाज का रेट नहीं मिलता, गन्ने का रेट नहीं मिलता, गन्ने का रेट भी कम है, गेहूं का रेट भी कम है। शासन को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि आंदोलन करने का समय ही नहीं है किसानों के पास। अगर किसान आंदोलन करने बैठ जाए तो जो सुबह दूध पहुंचता है आपके दरवाजे पर, दूध वाला, वो नहीं पहुंचेगा, सब्जियां नहीं पहुंचेगी बाजार में, और किसान के जो मवेशी है, जानवर है, वो भूखे मर जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं होती है, इसलिए किसान आंदोलन नहीं करते हैं। तो सरकार को इसका जो है फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब आंदोलन नहीं कर रहे इसका मतलब कि उनको सब चीज़ों से वंचित रखा जाए, तो ऐसा नहीं है। उन्हें भी जो है बहुत सारी चीज़ें, उनको ज़्यादा मांग नहीं होती है, उनकी फसलों का दाम सही मिल जाए और समय पे बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, इतना काफ़ी है। वो आपसे बाकी कोई आशा नहीं रखता है किसान। तो चलिए आगे चलते हैं हम, और अगला सवाल हमारा है जैविक खेती और रासायनिक खेती को लेकर। तो इस पे हमारे किसान भाई थोड़ा सा बताएंगे कि जैविक खेती और रासायनिक खेती के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। जय जवान जय किसान को मैं नमस्कार करता हूं। और ये जो अभी के युग में जो रासायनिक खेती हो रही है, इसमें हर प्रकार की बीमारियां होती जा रही है। इससे हमारे किसान बहुत परेशान हैं और इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और जो जैविक खेती होनी चाहिए, जैविक खेती में जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे अलग है। रासायनिक खाद्य में जो बीमारियां उत्पन्न होती है, तरह तरह की जो लाजवाब बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं होता है, ऐसी ऐसी बीमारी होती है। इसी से किसान बहुत परेशान है और डॉक्टरों को पालने में ही किसान व्यस्त रहता है। जब जैविक खेती अगर का चालू करे तो हमारे प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए किसानों के ऊपर, और कोई सहायता करना चाहिए कि भाई जैविक खेती के ऊपर कोई ध्यान देना चाहिए। मैं इतना ही कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बोलने के लिए। चलिए, तो जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आज हम रासायनिक खेती कर रहे हैं। बहुत सारी दुविधाएं भी है जैविक खेती करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसको शुरू करें तो हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो पहले जैसा था। तो चलिए आइए अब हमारे दज्जी से जानेंगे हम कि इन्होंने कैसे खेती की और किस तरह से मेहनत करते थे, कितनी देर हल चलाते थे, और खेती से ही जो है सारी चीज़ें उत्पादित करते थे, जैसे कि फल्ली का तेल, और कैसे कितना खाते थे, क्या है इनका बताएंगे। बता दें। अरे पहले तो या कहते थे भैया बैल पाला था जी, बैल पाल को जोड़ना था, बड़ा बड़ा बैल, बड़ा बड़े बैल, उसमें बारिश में जोड़ता। पहले तो मानका लगाते थे, और उसके बाद में कोदो है, कुटकी है, जगनी है, फल्ली है, और तोर है, और ज्वार, ये बारिश की फसल निकाली जाती है। जी।
उसके बाद में गेहूँ बोते थे तो बैल से हल बक्खर चलाते थे। दादी पहले आप तेल बाजार से खरीदते थे कि तेल घर पे आप मतलब घर पे हम यूज करते थे तेल का, जगनी और फल्ली का पेवर। आप कहाँ पेवर रह गया। चलिए देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि जगनी और फल्ली का तेल खाते थे और बिल्कुल सेहतमंद है। आज भी दज्जी की उम्र जो है, कितनी उम्र हो गई? 74 साल की उम्र हो गई। 74 साल। और देखिए आवाज़ आप दज्जी की बुलंद आवाज़ है आज भी। और आज का युवा जो है 40 साल का होने के बाद उसकी आवाज़ नहीं निकलती और अपने आप को कमज़ोर और बीमारियों से जकड़ लेता है। तो चलिए दज्जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए आपका। चलिए अब हम पहुँचते हैं अंतिम में कि यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, तो हम जानेंगे कि फसलों के दाम को लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे कि फसलों के दाम को लेकर कितने खुश है ये और कितने नाखुश है। जय राम जी की जय जवान जय किसान। हम किसानों लोगों बहुत मेहनत से मतलब फसल उगाते हैं। उसके बाद में गेहूं का रेट जब फसल आती है तब बहुत कम दाम रहता है, अपने पास से गेहूं निकल जाता है, उसके बाद में भाव आता है। अब छोटे लोगों को मजदूरी में बनिहारी में मतलब गेहूं सोयाबीन की फसल दे चुकते हैं। उसके बाद में सोयाबीन का दाम भी बहुत कम मिलता है। उसके बाद में जो फसल बोते हैं उसमें रासायनिक खाद का बहुत उपयोग करना पड़ता है, कीटनाशक डालो, उसके बाद में फूल की दवाई डालो, उसके बाद में भी हमको मतलब फसल का दाम नहीं मिल पाता है। उसके बाद में जो गन्ना की फसल है उसमें भी वो खुदली कीटनाशक लग जाती है, उसके बाद में भी दवाई पानी डालना पड़ता है, अधिक खेती में मतलब लागत लगती है। उसके बाद में गन्ना का भी दाम नहीं मिल पाता हमको। उसके बाद में जब हम गन्ना में खाद डालते हैं तो 3-3 बार डालना पड़ता है, उसके बाद में रासायनिक खाद अधिक लगता है।